गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे ए ब्लॉक केमिस्ट्री, राइट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लेंथोनाइड्स के बारे में। ठीक है, लेंथोनाइड्स हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पोर्शन कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेंथोनाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है लेंथोनाइड में वो +3 होती है। हमने +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा था, हमने +3 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा था, हमने +2 का देखा था, +4 का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लेंथोनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन कौन से +2 शो करते हैं और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, राइट। होपफुली आप लोग पढ़े हुए थे। देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो आरपीएससी में आया था, राइट। Which of the following lanthanides show +4 oxidation state? राइट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन सा वाला आपका +2 शो करता है, कौन सा वाला आपका +4 शो करता है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि +4 कौन सा लेंथोनाइड शो करता है, +2 कौन सा लेंथोनाइड शो करता है। ठीक है, जैसे देखो इसमें था ऑप्शन सीरियम, ER, EU और GD। आपसे अगर पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा लेंथोनाइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कल हमने पढ़ा था कौन कौन सा लेंथोनाइड, सीरियम के बारे में पढ़ा था हमने, टीबी के बारे में पढ़ा था हमने, पीआर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पीएम कर लो, राइट। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आप, यहाँ पीएम था, राइट। पीआर के बारे में पढ़ा था, एनडी के बारे में पढ़ा था और डीवाई। मेनली यही लोग शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक ठीक है, तो इनमें से पीएम से कंफ्यूज नहीं होना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला लेंथोनाइड +4 शो करता है, कौन सा वाला लेंथोनाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और देखो, एक एग्जाम में था। Which of the following lanthanides show abnormal behavior टू लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जैसे लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बिहेवियर होना चाहिए, ये लोग उस तरह का बिहेवियर नहीं शो करते। वो कौन से लेंथोनाइड हैं? जैसे लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज हमारा डिक्रीज करता है, राइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कल की क्लास में। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा लेंथोनाइड है जो, या कौन सा लेंथोनाइड का पेयर है जो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाले बिहेवियर को फॉलो नहीं करता, राइट। तो ऑप्शन है आपके पास EU एंड GD, EU एंड SM, YB एंड EU और 4 हमारे पास YB एंड SM। इनमें से बताओ कौन सा पेयर ऑफ लेंथोनाइड्स है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रेडिक्शन है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, इनमें से कौन सा पेयर जिसको फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा है जो लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाले प्रेडिक्शन को नहीं फॉलो करता। बाकी लोग बताओ क्या आंसर होगा इसका। कल पढ़ा था ना हमने, ये हमने पढ़ा था कि दो लोग ऐसे हैं यूरोपियम YB, जिनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है। मिटेलिक रीडे हमने देखा था ना कल। तो वो क्या है हमारे पास, YB एंड यूरोपियम। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ये हमने वही किया जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो एक एक करके समझते हैं। पहला, बेसिसिटी ऑफ
हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये बोलता है कि अगर आप लेंथेनम से शुरू करो या सीरियम से शुरू करो, ठीक है, सीरियम 3+ से अगर हम यहां तक जाएंगे Lu3+ तक, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, तो साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सीरियम हाइड्रोक्साइड ले लूं COS थ्राइज और यहाँ LuOH थ्राइज ले लूं, तो ध्यान से देखो ये मेटल है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड जो होता है क्या होता है, बेसिक नेचर। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। लेकिन जब आप सीरियम से यहाँ मूव करोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ है लेस न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि यहाँ है लार्ज साइज, यहाँ क्या है, स्मॉल साइज है इसकी, यहाँ होगा मोर न्यूक्लियर फोर्स। तो अब जरा ध्यान से बताओ, अगर OH- देने की बात आई, इसकी और इसकी, इसको OH- देना हो, इसको OH- देना हो, तो OH- जल्दी कौन देगा भाई, यहाँ क्या है, बड़ा साइज है, लेस न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ वीक बॉन्ड होगा। यहाँ छोटा साइज है, बड़ा, यहाँ छोटा साइज है, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स है, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो OH- कौन डोनेट करेगा, बताओ कौन OH- जल्दी देगा, जो OH- जितना जल्दी देगा, कौन देगा, ये वाला, राइट। ये क्यों देगा, अरे भैया न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो OH- का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन Lu3+ एंड OH-। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस टेंडेंसी टू डोनेट OH-, तो टूटेगा थोड़ी आसानी से, लेस टेंडेंसी टू डोनेट OH-। यहां क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड बिटवीन C3+ एंड OH-। तो यहां क्या हो जाएगा, मोर टेंडेंसी टू रिलीज OH-, टू रिलीज OH-। जो जितना ज्यादा OH- देता है, हाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर भाई सीरियम से ल्यूटेशन तो साइज डिक्रीज करेगा ना, जो जितना ज्यादा OH- देगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा और ये वीकर बेस होगा। समझ गए, इसका मतलब सिंपल है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये सजेस्ट करता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो मेटल और OH के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो OH- जल्दी से नहीं देगा, या OH- देने की टेंडेंसी कम, OH- देने की टेंडेंसी कम, मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है, राइट। मतलब सीरियम से जब आप ल्यूटीशियम की तरफ मूव करोगे तो बेसिसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। यहां मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, कि जब हम सीरियम हाइड्रोक्साइड से सीरियम OH थ्राइस से मूव करते हैं किधर, LuOH थ्राइस तक, राइट, इधर से इधर हम जाते हैं, इधर से इधर जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। समझ में आई बात ये। इसी तरह अगर आप ऑक्साइड ले लो तो ऑक्साइड में भी सेम यही ट्रेंड होता है। अगर हम यहाँ पे ले लें Le2O3, यहाँ ले लें हम Lu2O3, यहाँ से यहाँ जाएंगे अगर, तो भी जो होगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो भी डिक्रीज करेगा। तो चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, दोनों का बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर आप लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करोगे तो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, तो जो लेफ्ट में आएगा वो मोर बेसिक, जो राइट में आएगा वो लेस बेसिक। क्लियर है बात, ये रटना थोड़ी है, लेफ्ट में साइज बड़ा है, बॉन्ड वीक है, OH- जल्दी से दे देगा, राइट वाले में साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, OH- देने की टेंडेंसी कम। सेम यहाँ पर O2- देने की टेंडेंसी ज्यादा, यहाँ पर ऑक्साइड देने की टेंडेंसी कम। जो ऑक्साइड जल्दी देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो ऑक्साइड जल्दी नहीं देगा वो वीकर बेस।
तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है, राइट? ये बात समझ में आ रही है? तो चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे ऑक्साइड, इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा जब आप सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ मूव करोगे। ये बात क्लियर है? ठीक। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है इस पे। देखो क्वेश्चन आपसे से पूछेगा, which of the following LNOS thrice is most basic, या which of the following hydroxide is most basic, राइट? तो देखो पहला यहां पे लिख दूं मैं COS थ्राइज, फिर यहां पे लिख दूं मैं NDOS थ्राइज, फिर यहां पे लिख दूं मैं GDOS थ्राइज, और यहां पे लिख दूं मैं LUOS थ्राइज। बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है इसमें? मोस्ट बेसिक कौन है इसमें? आपसे ऑर्डर पूछेगा बेसिसिटी का तो भी आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ ले कौन ज्यादा बेसिक है तो भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे बेसिक है? अरे ये लीस्ट बेसिक होगा का, आप बार बार कहां गलती कर रहे हो? ये लीस्ट बेसिक होगा, ये कैसे मोस्ट हो जाएगा? क्या पढ़ रहे हो पीछे भी? इधर देखो क्या लिखा है इधर। जब आप इधर से इधर जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये लीस्ट बेसिक हो गया। क्या देख रहे हो भैया? ये है लीस्ट बेसिक ना, ये है मोस्ट बेसिक। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, साइज कम हो रही है तो। रटना थोड़ी यही से, सिंपल जानो। लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो OH माइनस को रिलीज नहीं करेगा। वो OH माइनस देने की पावर जितनी कम होगी, बेसिक कैरेक्टर जो है उतना क्या होगा? कम होगा। ठीक है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें इस तरह से। अब इस तरह से आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है। यहाँ पे मोस्ट बेसिक क्या हो गया? सीरियम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको पूरे एलिमेंट का नाम पता हो, ये पता हो कि कौन पहले आता है कौन बाद में। जो पहले आएगा वो ज्यादा बेसिक होगा, जो बाद में आएगा वो कम बेसिक होगा। समझ गए? तभी आप करेक्ट स्टेटमेंट कर पाओगे। ठीक है? जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ, अभी आपका चेक हो जाएगा जो आपने पढ़ा है, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, अगर आपको देखो एक ऑर्डर ये है LaOS थ्राइज, NDOS थ्राइज, GDOS थ्राइज, PROS थ्राइज। दूसरा है LaOS थ्राइज, NDOS थ्राइज, GDOS थ्राइज, PROS थ्राइज। तो अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कौन पहले कौन बाद में, तो एक ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, और आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि नाम ध्यान रख लेना कि कौन सा लेंथेनाइट पहले आता है कौन सा बाद में आता है। एक और लिखता हूं मैं, देखो LaOS थ्राइज, GDOS थ्राइज, PROS थ्राइज, NDOS थ्राइज। लास्ट स्टेटमेंट LaOS थ्राइज, PROS थ्राइज, NDOS थ्राइज और GDOS थ्राइज। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? बेसिसिटी का कौन सा ऑर्डर करेक्ट है इसमें से? देखो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है? बिना उसके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं होने वाला आपसे। बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला देख लो, लेंथनम पहले आता है, फिर उसके बाद PR आता है, फिर उससे नीचे ND आएगा, उससे राइट में GD आएगा। तो सबसे लेफ्ट में ये आएगा, सबसे राइट में ये, इसलिए क्या होगा? मोस्ट बेसिक। और ये क्या होगा? लीस्ट बेसिक।
अब इस तरह से मैंने तो आपको सिर्फ 4 यहाँ पे लिखे हैं, वो 20 से कोई भी लेंथेनाइड ले सकता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जब तक पूरी सीरीज नहीं पता होगी ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पूरे के पूरे लेंथेनाइड्स का नाम, कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। राइट, इसी तरह ऑक्साइड से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलो देखो एक चीज और समझो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हम सीरियम से लेके, ध्यान सुनो मेरी बात, सीरियम से लेके एलयू तक जाते हैं तो यहां से यहां जाने पर जो बेसिक करेक्टर, ध्यान सुनना मेरी बात, अब लिखना मत, जो बेसिक करेक्टर है वो डिक्रीज करता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेसिक करेक्टर डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि जो इधर वाले हैं इनमें क्या ज्यादा हो गया, एसिडिक करेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि एसिड है, ये ध्यान सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसिड है मैं, लेकिन ये वो ये बोल सकता हूं ना कि अगर बेसिक करेक्टर कम हुआ इसका मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ा होगा ना। ठीक है, वैसे ये जो है, ये ऐसा लिख दूं मैं, ये जो है बीकर बेस है, और जो बीकर बेस होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस में डिसॉल्व हो जाता है। ये पढ़े हो कि नहीं आप? अगर दो बेस होंगे, एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, दोनों मिक्स हो सकते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस की तरह काम करेगा, जो वीक होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। इसी तरह अगर दो एसिड हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एसिड की तरह काम करता है, जो वीक एसिड होता है वो वीक बेस की तरह काम करता है। या सिंपल समझो, ये वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो ये हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। ठीक है, हॉट कंसंट्रेटेड क्यों लिया, देखो NaOH कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए आपको यहाँ पर हॉट कंसंट्रेटेड भी लेना पड़ा है। ध्यान सुनो मेरी बात, NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा ये बीकर बेस भले है लेकिन है तो बेस ही है। राइट, बीकर बेस का मतलब अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो ये बीकर बेस है, बट आप याद रखो कि जो LnOH थ्राई जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस। हाँ, वो जो एल्कली मेटल वाले होते हैं उनके कंपैरिजन में बीकर होते हैं ये। तो आप एल्कली मेटल में अगर इनको ऐड करोगे तो डिसॉल्व तो होगा, लेकिन आपको गर्म भी करना पड़ेगा और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो राइट साइड वाले लैंथोनाइड्स हैं, जो राइट साइड वाले लैंथोनाइड्स हैं, दे गेट डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो जो राइट साइड वाले हैं तो सिंपल यहां ध्यान रखना, देखो कैसे, YbOH थ्राइज ये राइट साइड में आता है, ये हॉट कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करता है और बना लेता है YbOH6 3-, ये सॉल्युबल है ये। सेम इसी तरह ल्यूटीशियम भी ये काम करता है, ये भी क्या करता है 3OH- से रिएक्शन करेगा, यहां बना लेगा LuOH6 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये लोग जो है ध्यान रखना, जो राइट वाले हैं वो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में सॉल्युबल भी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेस को बेस में डिसॉल्व किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ध्यान रखना इसे। हो गया इतनी बात क्लियर? तो सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है, जितना छोटा लेंथोनाइड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी बेस में उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा लेंथोनाइड होगा उसमें बेसिक कैरेक्टर उतना क्या होगा, कम। बस ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आता है which of the following lanthanide hydroxide is soluble in hot concentrated NaOH। तो ध्यान रखना, जो सबसे छोटा साइज वाला लैंथोनाइड होगा वही डिसॉल्व होगा, जो बड़ा वाला होगा डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों छोटा वाला डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर कम है, इसलिए बेस में डिसॉल्व हो गया हो। लार्जर वाले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर वो भी बेस हो गया ये भी बेस हो गया डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है which of the following LnOH thrice is soluble in hot concentrated NaOH।
या डिजॉल्व्स इन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, राइट। तो कुछ नहीं करना, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर स्टेटमेंट में दिया हो LaOH थ्राइस, या आपका दिया हो CeOH थ्राइस, या आपका दिया हो GdOH थ्राइस, या आपका दिया हो LeOH थ्राइस, और पूछे बताइए कौन सॉल्युबल है, तो क्या आंसर लिखोगे आप? जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। इनमें से कौन है जो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में डिजॉल्व हो जाएगा? बाकी लोग बताओ ना, एक ही लोग जवाब दोगे? आंसर क्या होगा? डी। बस सिंपल आंसर हो जाएगा। सिंपल, स्मॉलर द साइज ऑफ Ln3 प्लस आयन, मोर द सॉल्युबिलिटी। एक स्टेटमेंट में लिख दे रहा है यहाँ पे, स्मॉलर द साइज ऑफ Ln3 प्लस आयन, more the solubility of hydroxide, more the solubility of hydroxide in hot concentrated NaOH। ठीक है। तो इस पार्ट से तीन तरह क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपसे पूछेगा कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। एक आपसे पूछेगा ऑर्डर बताइए, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा बेसिक। आपको ट्रेंड पूछेगा कि ये वाला चार दे देगा, उसमें पूछेगा ऑर्डर बताओ। अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है, ये वाला, किनमें से कौन सा वाला है जो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में सॉल्युबल होगा। तो जो बेसिसिटी वाला पार्ट है हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का, उससे तीन तरह क्वेश्चन आएंगे। कौन ज्यादा बेसिक है, पहला सवाल। एक पूछ लेगा ट्रेंड, और अरेंज करिए इनको बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में। और तीसरा आपसे क्वेश्चन आएगा ये वाला, इस तरह से, किनमें से कौन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH में सॉल्युबल है। समझ में आ रही बात? ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक। तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब दूसरा पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखो, देखो सिमिलरिटी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? सिमिलरिटीज इन साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज मेंबर। सिमिलरिटीज कर दो, सिमिलरिटीज इन साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज मेंबर्स। ठीक। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक चीज और होती है। जब आप देखो इधर, जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3D 4D 5D में मूव करते हैं यहां से यहां, राइट। तो यहां से यहां जो है साइज क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। देखो 3D से 4D आने पर, तो यहां से यहां पर तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन जब आप 5D आते हो ना, 4D से 5D, इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं मैं। जब आप 4D से 5D आते हो तो यहां क्या होता है? सिमिलर साइज। मतलब 3D से 4D जाने पर तो साइज बढ़ता है, लेकिन जब आप 4D से 5D की तरफ जाते हो तो साइज क्या रहता है? सिमिलर। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? 4D और 5D का साइज सिमिलर होता है। समझ में आ रही बात? ये जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, यहां पर क्या है, 3D से 4D आने पे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन जब 4D से 5D जाओगे ना तो साइज आपको सिमिलर दिखेगा। मतलब जो साइज 4D का होगा वही साइज आपको नियर अबाउट किसका दिखेगा? 5D का। क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अभी समझाते हैं इसको क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ऐसा क्या हो गया। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल में, देखो इधर अभी रीजन बताता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ 3D सीरीज का मेंबर, इधर 4D, इधर 5D। तो 3D में इधर क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सॉरी मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
कॉपर और जिंक। उसके बाद यहाँ निबोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और यहाँ पर कैडमियम। ऑस्मियम, इरिडियम, यहाँ पैलेडियम कर देना, यहाँ प्लेटिनम कर देना, यहाँ गोल्ड कर देना, यहाँ मरकरी। देखो यहीं पे बीच में क्या आता है, ये 57 है ना, ये 72, यहीं पे बीच में सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक क्या आता है, 58 से लेके 71 तक आता है लैंथोनाइड। 5D सीरीज में लैंथनम हाफनियम के बीच में क्या आता है, लैंथोनाइड्स, राइट। अब देखो अगर आप साइज मैच कराओगे ना तो जिरकोनियम HF, इसका साइज क्या होता है, सिमिलर। देखो ये 4D सीरीज का मेंबर है, 5D सीरीज का मेंबर है, सेम इस तरह निबोनियम और टेंटलम का साइज क्या होता है, सिमिलर, सेम इस तरह मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज क्या होता है, सिमिलर। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मोलिब्डेनम टंगस्टन का सिमिलर साइज है, जिरकोनियम हाफनियम का सिमिलर साइज है, निबोनियम टेंटलम का सिमिलर साइज है, क्यों है वो क्यों है, ये है ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4D 5D का साइज क्या हो जाता है, सिमिलर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और देखो ध्यान से एक चीज, अगर आपसे यहां कंपेयर करें, इधर देखो ये 4D का है, ये 5D का, इसमें पूछे तो देखो लेंथनाइड यहां से शुरू होता है, यहां से जहां से शुरू है उन पे असर दिखेगा। देखो शुरू यहां से हो रहा है ना, यहां से तो लेंथनाइड शुरू है, यहाँ सीरियम यहां से आता है, तो असर इन लोगों पे दिखता है, इनमें असर नहीं दिखता। तो अगर आप इनमें कंपेयर करोगे ना तो लेंथनम का साइज जो है इट्रियम से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ इसके बाद देखना, यहां से देखना आप चेंज, यहां से यहाँ मत देखना, क्योंकि लेंथोनाइड इसके बाद आता है, जहां से आता है उसके बाद से चेंजेस दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो 4D 5D सीरीज के मेंबर है साइज क्या होती है, सिमिलर होती है उनके। समझ में आई बात, ये बोलो, ये बात समझ में आ रही है। कर लोगे ना, ठीक है। चलो इससे इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ये इस वाला जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी से बहुत बार, कई बार क्वेश्चन इस एग्जाम में, कम से कम 7-8 बार आया होगा बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। रीजन आपको समझाता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, किसकी साइज इसके सिमिलर हो गई। ध्यान से देखो, देखो लेंथनम के बाद आया सीरियम, सीरियम से ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम में क्या होता है F14, यहाँ F14 हो गया। पहले यहां सिखाते हैं आपको, देखो इट्रियम के बाद आता है ZR, ठीक। यहाँ इस लेंथनम के बाद क्या आता है, हाफनियम। यहाँ देखो बीच में यहाँ पे आता है लेंथोनाइड, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, और यहाँ होता है F14। तो अगर F14 यहाँ होगा तो यहाँ भी तो F14 होगा ना भाई, क्योंकि F ऑर्बिटल यहाँ फील्ड है, तो यहाँ भी क्या होगी, F ऑर्बिटल फील्ड होगी। यहाँ पर F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4D में F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 5D मेंबर में, यहाँ पर 5D मेंबर में F में इलेक्ट्रॉन है, राइट। देखो ध्यान से, यहां से यहां आने पर क्या क्या बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और प्रोटॉन बढ़ा है, राइट। हाफनियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो कहाँ है, वो F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, अगर F में इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पुअर सील्डिंग। जो 5D वाले मेंबर है उसमें F में इलेक्ट्रॉन है तो पुअर सील्डिंग, पुअर सील्डिंग अगर होगा इसका मतलब, ध्यान सुनो, जो बाहर वाली सेल को रिपेल करने का कॉन्सेप्ट है, जो F ऑर्बिटल है, यहाँ बाहर की हमारे पास आउटर सबसेल है ये, तो इसको रिपेल नहीं करेगा ये, राइट। कहने का मतलब है जो F के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो है ही है ज्यादा ना, तो सिंपल सी बात है, पुअर सील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, मोर न्यूक्लियर फोर्स ओवर आउटर सेल, राइट। देखो समझो,
4D से 5D में आने पर दो चीजें बढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा है। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑर्बिटल में। अगर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एफ ऑर्बिटल तो जो उसकी शील्डिंग पावर होती क्या होती है, वो कम। तो जितना उसको रिपेल करना चाहिए रिपेल तो नहीं करता, मतलब रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अट्रैक्शन तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। तो अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स जो बढ़ रहा है वो नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो रिपल्सन होता है क्या हो रहा है, वो कम। इसका मतलब सिंपल है कि बाहर की तरफ जो सेल है उसको पुश कम किया जा रहा है, लेकिन अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर की सेल को रिपेल करेंगे ही नहीं, तो ये इस पे न्यूक्लियर फोर्स बाहर वाली सेल पे बढ़ जाएगा ना। अगर बाहर वाली सेल पे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा तो सेल अंदर की तरफ चली आएगी, वो अंदर की तरफ चली आएगी, साइज क्या हो जाएगा, छोटा। और वो इतना छोटा हो जाता है कि 4D के साइज का क्या हो जाता है, सिमिलर, राइट। मोर न्यूक्लियर फोर्स ओवर आउटर सेल, हेंस size become small, that is similar to 4D series member, 4D सीरीज मेंबर। समझ में आई बात ये? रिपल्सन हो नहीं रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, एफ ऑर्बिटल में। तो इनमें सब में जो 5D वाले होते हैं ना, इनमें एफ भरा होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग नहीं होती है। मतलब ये न्यूक्लियस है, राइट, ये यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाली ऑर्बिटल, ये इसको रिपेल कर ही नहीं रहा है। लेकिन प्रोटॉन तो उसके पास ढेर सारा है, ये इसको रिपेल नहीं कर रहा, लेकिन ये खींच तो रहा ही है ना। तो अगर ये खींचेगा ज्यादा, ये रिपेल कम करेगा, तो ये इसके पास आ जाएगा। और अगर इसके पास आ गया तो साइज आपको क्या दिखेगी, छोटी। और इतनी छोटी होती है वो कि 4D के सिमिलर हो जाती है, ठीक है। तो क्यों है, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल्स या एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो साइज सिमिलर होता है वो क्यों आता है, क्योंकि इनके बीच में आ गया लेंथोनाइड। लेंथोनाइड में क्या हो गया, एफ में इलेक्ट्रॉन। लेंथोनाइड में अगर एफ में इलेक्ट्रॉन होगा तो इनमें भी एफ में इलेक्ट्रॉन होगा। अब जहां जहां एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा वहां शील्डिंग नहीं होती है, या शील्डिंग बहुत कम होती है। शील्डिंग अगर कम होगी तो रिपेल नहीं कर रहा, वो बाहर वाली सेल को धक्का नहीं दे रहा बाहर की तरफ, लेकिन खींच रहा है बराबर तरीके से। तो इसका मतलब पुश कम करेगा लेकिन पुल ज्यादा करेगा। पुल ज्यादा करेगा तो साइज तो छोटी हो जाएगी ना, और वो इतनी छोटी हो जाती है कि 4D के सिमिलर हो जाती है। समझ में बात ये? तो ये इन लोग की वजह से है, क्योंकि ये लोग आए हैं तभी एफ में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये लोग नहीं होते तो यहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक। तो क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सिमिलर साइज। तो ध्यान रखना, आपको देखना है सिमिलर साइज किसमें होता है, 4D 5D मेंबर में होता है। बिकॉज ऑफ दिस कर लोगे ना। ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस है लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, which of the following pairs have similar size या सिमिलर रेडियस। आपसे बोल दे तो देखो, आपसे बोले देखो क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, राइट, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, निबोनियम एंड टेंटलम, राइट। उसके बाद आपसे पूछ दे निकिल एंड प्लेटिनम। बताओ इनमें से कौन से पेयर्स हैं जहां पर साइज आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। हाँ, IIT एग्जाम के लिए देख सकते हो, बट मेनली PGT के लिए मुन्ना है, ठीक है। बट हाँ, लेवल लगभग सिमिलर है तो आप देख सकते हो अगर आपका मन हो तो, ठीक है, राइट। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। इसमें दो स्टेटमेंट सही है, देखो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, राइट। अरे मैंने क्वेश्चन MSQ दिया, मान लो MSQ है, ठीक है, MSQ है ये, राइट। अरे निमोनियम टेंटलम का भी तो सेम होता है, देखो पीछे इधर, ये देखो कहाँ गया, देखो निमोनियम टेंटलम, ZrHF, मोलिब्डेनम टंगस्टन, है ना, ठीक है।
क्लियर है बात? ठीक। तो एक क्वेश्चन देखो, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन से एक बेसिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आता है, एक आएगा साइज ऑफ सिमिलरिटी, रीजन पूछेगा क्यों हो रहा है, तो रीजन लिखना ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, खुद से सोचो, इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर, अगर मैं जेडार और एचएफ का कंपैरिजन करूं तो साइज क्या है इनकी, सिमिलर है। देखो इधर ध्यान से, साइज सिमिलर है ना, लेकिन यहां से यहां आने पर प्रोटॉन नंबर तो बढ़ा है ना, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब जरा ध्यान से सोचो कि अगर हम दो सिस्टम ले लें, दोनों सिस्टम का साइज सिमिलर हो, लेकिन एक में प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो, एक में प्रोटॉन नंबर कम, तो ये बताओ, देखो देखो इधर, इधर देखो, एचएफ पे क्या है, मोर प्रोटॉन, जेडआर पे क्या है, लेस प्रोटॉन, यहां क्या होगा, मोर न्यूक्लियर फोर्स, यहां उसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस न्यूक्लियर फोर्स। तो अब बताओ किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, एचएफ का, जेडआर का? ध्यान से जवाब देना। साइज सिमिलर हो गई दोनों की ना, लेकिन एक में प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, एक में प्रोटॉन नंबर कम है। कहां प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, एचएफ में, जेडआर में क्या प्रोटॉन नंबर कम। तो ये बोल सकते हो ना कि थोड़ा बहुत यहाँ न्यूक्लियर फोर्स इससे ज्यादा होगा बाहर वाली सेल पे, यस या नो? अरे भैया साइज सिमिलर है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा प्रोटॉन है, एक में कम प्रोटॉन है, जहां ज्यादा प्रोटॉन होगा न्यूक्लियर फोर्स भी ज्यादा होगा, राइट? कहां न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, एचएफ पे ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन है, यहां कम होगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी वाली, ग्राउंड स्टेट। ये ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं इधर, ग्राउंड स्टेट मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पर लेस आयनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप 4D 5D सीरीज का कंपेयर करोगे ना, तो 5D सीरीज के मेंबर की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो एस से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एस ऑर्बिटल, ग्राउंड का मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ग्राउंड का मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसमें जो 5D सीरीज के मेंबर हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जो 4D सीरीज के मेंबर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। ध्यान रखना, ये जनरली हम क्या पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है ना, यहाँ वो ट्रेंड नहीं है। जब आप 4D से 5, 3D से 5 आओगे तो घटेगा, 4D से 5D आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5D सीरीज मेंबर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4D सीरीज मेंबर। ठीक है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। इसमें एक इफेक्ट और काम करता है जिसको रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, वो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा वहां पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, द ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज मेंबर्स, 5D सीरीज मेंबर्स is generally higher than 4D सीरीज मेंबर्स। समझ गए, क्योंकि साइज सिमिलर हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो बाहर वाली सेल पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा, तो आराम से नहीं निकलेगा। भूलना मत इसे, समझ में आया? तो जो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे एचएफ से या जेडार से, तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहां आपको आसान होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी है 5D सीरीज मेंबर्स की, वो जनरली हायर होती है 4D सीरीज मेंबर्स से, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और साथ में एक इफेक्ट और काम करता है जिसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक, उसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका भी रोल है उसमें, लेंथेनाइड का भी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी रोल है। ये सब उसी एफ ऑर्बिटल की वजह से हो रहा है। एफ ऑर्बिटल है, सील्ड करेगा नहीं, वो रिपेल करेगा नहीं, लेकिन प्रोटॉन नंबर तो नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स तो आपका बढ़ता जाएगा। मतलब सिंपल है कि कोई आदमी जो है या कोई पर्सन जो है वो 2 कदम पीछे हो रहा है, लेकिन वो 4 कदम आगे आ रहा है, तो अगर हर बार तो आगे ही आएगा ना वो। यहाँ पर वही रिपेल नहीं हो रहा है उतना अट्रैक्शन, लेकिन प्रॉपर हो रहा है, तो सेल की साइज छोटी हो जाएगी। बाकी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं है? बाकी लोग बताओ।
बोलो, ये समझ में आया कि जो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो 5d सीरीज मेंबर से s ऑर्बिटल से उनकी, और जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप 4d सीरीज मेंबर से, जनरली आपको दिखेगा कि 5d वालों की आयनिक एनर्जी ज्यादा है इनसे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। 3d 4d में नहीं दिखेगा आपको ये, क्योंकि 3d 4d में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना, ठीक है, उसी की वजह से पुअर शील्डिंग होती है। एक चीज ध्यान रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जहां भी पुअर शील्डिंग होगी वहां न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, राइट। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये इतनी बातें आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है। एक और लास्ट देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। देखो इधर हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लेंथेनाइड्स की, बोलो कमेंट में बताओ, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स? +3, है ना। तो कॉमनली जो लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज होती है क्या होती है? सिमिलर। भाई डिफरेंस क्या होता है? कम। अगर एक 1.5 होना है तो अगला जो होगा 1.50 होगा, अगला 1.49 होगा, ऐसे। तो डिफरेंस क्या है? कम है। तो आप खुद से बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, साइज सिमिलर, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी? भाई अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +3 है और साइज भी लगभग सिमिलर है, प्रॉपर्टीज भी तो सिमिलर होंगी ना। तो प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर। ये बात सही है कि नहीं बताओ? सिमिलर होगी। अगर प्रॉपर्टी सिमिलर है तो क्या इनको इजीली इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है? प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना, तो क्या इनको इजीली से सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है क्या? नहीं, राइट। हेंस डिफिकल्ट टू सेपरेट Ln3+ आयन, इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, और इसी वजह से जो लेंथेनाइड का सेपरेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान सुनो, आपसे जब एग्जाम में लेंथेनाइड सेपरेशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन पहले सेपरेट होगा, कौन बाद में सेपरेट होगा, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी वजह से है कि इनमें प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर, इसलिए इनका जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है? डिफिकल्ट, राइट। तो लेंथेनाइड का सेपरेशन भी जो डिफिकल्ट है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही है, उसकी वजह से साइज सिमिलर हो गई है। चार्ज तो +3 है सबका, साइज सिमिलर हो गई, तो प्रॉपर्टी सिमिलर। जो प्रॉपर्टी जब अगर 5 लोग हैं या 6 लोग हैं या हमारे पास 6-7 आयन है, अगर प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते आसानी से, उसके लिए आपको अलग अलग तरह की टेक्निक या स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? राइट। तो तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि ड्यू टू सिमिलर साइज, क्यों है वो? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड का सेपरेशन डिफिकल्ट है क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, साइज में सिमिलरिटी है, तो सबकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। सिमिलर होने की वजह से इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनाइड का सेपरेशन कठिन क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए इसलिए है क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सिमिलर है, इसलिए इनको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई, साइज सिमिलर हो गई, तो प्रॉपर्टी सिमिलर, अगर प्रॉपर्टी सिमिलर तो अलग थोड़ी होगा जल्दी से। सही बात है ना? अगर प्रॉपर्टी सिमिलर होगा तो क्या जल्दी से अलग होगा? नहीं, ठीक। तो डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और सिमिलर साइज। और सिमिलर साइज क्यों है? इसकी वजह से। बाकी लोग बोलो, कर लोगे ना क्वेश्चन? चलो आगे देखते हैं। देखो अगला टॉपिक जो इसमें आएगा, तो ये हो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अगला हमें पढ़ना है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड्स, या मैग्नेटिज्म, या मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लेंथेनाइड्स।
और ये हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। एक्चुअली आज जो है लाइट नहीं आ रही, राइट, तो अभी ये बहुत देर तक चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए जो है क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। कल जब हम कंटिन्यू करेंगे सेम इसी टाइम पे, कल 10 बजे से क्लास होगी, तो हम ये काउंट यहीं से काउंट करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स, कि लैंथेनाइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट बताने का फॉर्मूला क्या है, अगर फॉर्मूला ये है तो वही फॉर्मूला क्यों है, दूसरा क्यों नहीं यूज हुआ, फिर क्या सारे लोग उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं कि नहीं, अगर फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं, जो नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहो, इसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा आपसे, ठीक। बस आप जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एटलीस्ट उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, बस आप इससे इस टॉपिक से रिलेटेड लेंथनाइट से सारे क्वेश्चन कर लोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, रटना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ के करो, जहां आपको समझने में प्रॉब्लम हो क्वेश्चन जरूर पूछना, रटना कुछ भी नहीं है। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी थी, वो था नाम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी से आप कर सकते थे, नाम आपको ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ भी अगर आप रट रहे हो उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कल भी जो हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें भी आपको रटना कुछ नहीं है, ठीक। चलो ठीक है, फिर अब अच्छे से ध्यान रखो अपना, बाकी पढ़ते रहो, राइट। कल हम लोग फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे 10 बजे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर।